अध्याय 1। इसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, यह किताब जो है एम लक्ष्मीकांत जी ने लिखी है। एम लक्ष्मीकांत जी की यह किताब एग्जाम्स के व्यू से और जानकारी के व्यू से भी दोनों रूप से काफ़ी सार्थक है। तो इसको हम धीरे धीरे करके रोज कुछ न कुछ स्टडी करते रहेंगे। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसमें कह रहा है यहाँ तक के पैराग्राफ में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में आई थी और इनको आज्ञा किसने दिया था भारत में आने के लिए? तो एलिजाबेथ प्रथम, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसके चार्टर ने यानी कि कानून ने, ऐसा कानून बनाकर भेजा गया था वहाँ से कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। और परिस्थिति बदलने के साथ साथ ऐसा हुआ कि जो कंपनी केवल व्यापारिक कार्य के लिए आई थी, उसने क्या किया? 1765 आते आते यानी कि करीब 165 साल बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी और न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। देखिए नक्शे में, इसको आप जानिए। ये भारत का नक्शा है। सबसे पहले बंगाल यानी कि जो पश्चिम बंगाल है अलग हो गया था, बंगाल। इसके बाद बिहार और उड़ीसा, इन तीन राज्यों को अगर मैं इन सारे डॉट्स को हटा दूं, लीजिए मैं सब हटा देता हूं, जो भी राज्य हैं इसमें मैं केवल सिर्फ उतना को ही रखूंगा जितने से आपकी जानकारी सही रहेगी। सॉरी, इसमें एक उड़ीसा भी है, मैं देखता हूं। ये है, मैंने इसको लगा दिया। अब भारत के इस प्रारूप को देखिएगा दोस्तों। ये भारत का नक्शा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, हालांकि इसमें छत्तीसगढ़ और रायपुर का भी ये चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा यानी कि भारत के इस हिस्से का अंग्रेजों ने क्या किया था? 1765 ईस्वी में इसके दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यानी कि भारत के शासन का जो ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। इसको समझिए जरा, चूंकि 1765 ईस्वी में तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी के हाथों में गए थे, लेकिन 1858 में क्या हुआ था?
जब सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है, ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश ताज ने, यानी कि जो इंग्लैंड की साम्राज्ञी या सम्राट होते हैं, उन्होंने भारत के शासन को अपने हाथ में ले लिया। इसीलिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो भारत के शासन को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा रहेगा आपका कंपनी का शासन जो भारत पे चला। इसके बाद दूसरा हिस्सा आएगा आपका ब्रिटेन के सम्राट के शासन का। और जब ब्रिटेन के सम्राट ने शासन को अपने हाथ में ले लिया तो यह शासन 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा, स्वतंत्रता की समय तक। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे आपको दो तारीख मिलेगी। 1946, 1946। इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ तारीख है जो आपको आगे पढ़ने पे मिलेगी। 9 दिसंबर 1946, अगर संविधान सभा के गठन की बात की जाए तो उस समय संविधान का गठन हुआ और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा अस्तित्व में आ गया। यद्यपि संविधान और राज व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत काल क्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि भारत का शासन दो भागों में चला है अंग्रेजों के द्वारा। पहला रहा कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक रहा। दूसरा था सम्राट का शासन जो 1858 से 1947 तक रहा। तो सबसे पहले प्रारूप में हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। कंपनी के शासन को पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीज बता देता हूं। इसमें देखिए, कंपनी का शासन जो चला था, जो कंपनी का शासन चला, इस पूरे शासन को क्या किया गया, एक अधिनियमों के अंतर्गत धीरे 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 करके बताया गया है। तो अगर इसमें मैं बात करूं तो आपको पढ़ने को मिलेगा 1773 का अधिनियम। क्या मिलेगा? 1773 का अधिनियम। इसके बाद 1781 का अधिनियम। इसके बाद 1784 का अधिनियम और 1784 के बाद 1786 का अधिनियम। 1786 के बाद 1793 का अधिनियम। 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। उसी प्रकार आगे 1833 का चार्टर अधिनियम और अंत में आपको 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ने को मिलेगा। तो ये सभी अधिनियम हैं जिसको हम किस में अध्ययन करेंगे? कंपनी के शासन के अंतर्गत। कंपनी के शासन इन सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों से चला है। समय समय पर अधिनियमों में सुधार भी होता गया और उसका प्रारूप भी बदलता गया। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार मैंने पहले भी बताया कि भारत का शासन कंपनी के अनुसार दो भागों में चला था,
तो अभी हम कंपनी के शासन के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले अधिनियम के बारे में जानते हैं, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य थे, सबसे पहले इस अधिनियम को लागू करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित भी किया गया और नियंत्रित भी, क्योंकि कंपनी जो थी काफी हद तक किसी भी चीज को बिना नियम से छोड़ देने पर वो चीजें बर्बाद हो जाती हैं। इसमें एक और संवैधानिक महत्व दिया है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कि जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, उसको 1773 के अधिनियम के तहत मान्यता मिली थी। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि अगर एक भाग में समझें हम, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका संवैधानिक महत्व इसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। पहली संवैधानिक विशेषता ये थी। दूसरी संवैधानिक विशेषता क्या थी इसकी? दूसरी ये थी कि प्रशासनिक और राजनीतिक इन दोनों कार्यों को मान्यता मिली। तीसरी विशेषता क्या है? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्या की गई? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो तीन विशेषताएं हैं, ये संवैधानिक महत्व हैं इसके। अब बात आती है कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसमें बोल रहा है कि जो बंगाल था, उसका नाम, जो बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और सहायता के लिए उसके 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। और इस प्रकार जो बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, वह थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे। अगली विशेषता है, इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इसमें यह बता रहा है कि मद्रास एवं बंबई के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बाकी पहले जब प्रेसिडेंसियां थीं, तो इसमें बंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इन तीनों के गवर्नर अलग अलग थे, लेकिन अब तीनों को इकट्ठा करके क्या किया? सभी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही रख दिया गया। नेक्स्ट है, दिया है अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि 1773 के अधिनियम में कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई,
जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अगली विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत के इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो ये 5 विशेषताएं हैं। इन 5 विशेषताओं में कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे अगर पूछ दे कि सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में 1773 के अधिनियम के द्वारा। जो कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि वे लोगों से उपहार और रिश्वत नहीं लेंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी ने इस माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और उसे यह कह दिया कि तुम राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देते रहोगे। तो ये तो था 1773 का अधिनियम। आगे है 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जाहिर सी बात है, जब कोई अधिनियम बनते हैं तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए संशोधन भी किया जाता है। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमियां नजर आई तो इसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद में क्या किया गया? 1781 अधिनियम को पारित किया गया और इसी 1781 अधिनियम को हम बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून की विशेषताएं क्या रही। सबसे पहली विशेषता रही कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी तथा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इसको समझिएगा, ये कह क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये बोल रहा है कि जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य थे, कौन थे? काउंसिल मेंबर। जो गवर्नर जनरल के इसके गवर्नर जनरल के जो काउंसिल मेंबर थे उनको क्या किया? इसने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। यानी कि वो जो कुछ भी करते थे उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता था। और इसके बाद इसमें कंपनी के सेवक भी आ गए, कंपनी के सेवक भी। यानी कि पूरी तरह से क्या किया था उसने? कंपनी को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था, जो सुप्रीम कोर्ट बना था, इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल के काउंसिल मेंबर्स और उसके सेवकों को, इस चीज को इस तरह से समझिए कि पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उसके कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं था। यानी कि वो जो कुछ भी करते थे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें माफ कर देता था। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई कंपनी के मेंबर के खिलाफ कोई केस भी दर्ज कराता था
तो जो है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बरी मिल जाता था। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता क्या दिया है 1781 के कानून की, कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि उनका जो पैसों का रख रखाव था, पैसों का रख रखाव या फिर राजस्व के मामले यानी कि जमीन के मामले, जमीन के मामले, इन सब चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया था। अब देखिए वहां पर काउंसिल के मेंबर्स और कंपनी के कर्मचारियों को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। पैसों के रख रखाव और राजस्व के मामले में, जमीनी मामले में भी किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। तीसरा क्या किया था कि इस कानून ने कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामले तय करेगी। इसका मतलब यह है कि जो कलकत्ता के निवासी होते थे, कलकत्ता के जो निवासी थे, कलकत्ता के निवासी, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ला दिया। और उस समय इन्होंने एक ये भी व्यवस्था बनाया कि अगर कोई हिंदू अपराधी है तो उसका मुकदमा हिंदू कानून के हिसाब से चलेगा, और अगर कोई मुस्लिम है तो उसका मुकदमा मुस्लिम कानून के हिसाब से तय किया जाएगा। यानी कि जो जिस धर्म का होगा उसी के अनुसार उसको दंड मिलेगा। ये सबसे पहले 1781 के अंतर्गत किया गया था। और इस कानून के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। अब जरा देखिए इस चीज को, ये क्या बोल रहा है कि जो कानून व्यवस्था है जहां प्रांतीय न्यायालय की अपीलीय गवर्नर यानी कि जो प्रांतों में आने वाले मुकदमे हैं वह कहाँ दायर होंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यानी कि पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय तो बना लेकिन उसकी स्वतंत्रता एक तरह से पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। पांचवी विशेषता कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अब बताइए, यानी कि गवर्नर जनरल को इतनी हद तक पावर दे दी गई थी कि वे क्या करे, प्रांतीय न्यायालय जो प्रोविंशियल कोर्ट होते थे, प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स, इन दोनों के लिए नियम बनाने की प्रविधि किसके हाथ में दे दी थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में। तो ये तो था हमारा 1781 का बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि जैसे सबसे पहले इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल और उसके सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था, तो अधिनियम 1781 के तहत। उसी तरह से ये पूछेगा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए किसके तहत अधिकृत किया गया था, तो अधिनियम 1781 के तहत। यानी कि जब तक आपको ये फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे तब तक आप
कितना भी कोशिश कर लीजिए, बहुत मुश्किल है कि आप इस अधिनियम से जुड़े प्रश्नों का जवाब दे लेंगे। चलिए अगले अधिनियम की तरफ चलते हैं। हमारा अगला अधिनियम बहुत ही छोटा सा अधिनियम है, बाकी दो विशेषताओं को दिया है। इसमें और भी सारे प्रारूप हो सकते हैं। 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी थीं। कौन कौन सी? पहला, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि उसने सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। अब 1786 के अधिनियम के अंतर्गत उसने दो शर्तें रखी थी। पहला, जो उसकी काउंसिल थी उसके निर्णय को वो बना सकता है और न मानने का भी उसे अधिकार प्राप्त हो। और दूसरा, उसे कमांडर इन चीफ कमांडर इन चीफ का भी पद उसे दिया जाए। तो ये दोनों शर्तें किसकी थी? ये दोनों शर्तें थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये दोनों अधिकार जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर को उस समय के हिसाब से एकदम पीक पर लेकर चली जाती है। अगला अधिनियम है 1793 का चार्टर कानून, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें पहला दिया है कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। यानी कि जो नियम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में दिए थे, 1793 के चार्टर कानून की पहली विशेषता में उसे आगे आने वाले सभी गवर्नर तक उसको आगे विस्तारित कर दिया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि जो चार्टर कानून 1793 है, उसकी अगली जो विशेषता है वो क्या है? इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि उस टाइम कुछ प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीन प्रेसिडेंसी थी। और अगले अधिनियम में बता रहा है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर बंगाल के गवर्नर का अधिक नियंत्रण हो गया। क्या हो गया? अधिक नियंत्रण हो गया। ये किस अधिनियम के तहत हुआ? 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली विशेषता को पढ़ते हैं। दिया है कि इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। चौथा, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1793 का चार्टर अधिनियम कि जो गवर्नर बनते थे, क्या बनते थे? गवर्नर, अक्सर वो
काउंसिल के सदस्य होते थे। काउंसिल का सदस्य होना उनका अनिवार्य था, लेकिन 1793 के चार्टर अधिनियम ने क्या किया, इसी अनिवार्यता को, ये जो काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता है, इसको समाप्त कर दिया। गवर्नर बनने के लिए काउंसिल की अनिवार्यता को 1793 के चार्टर अधिनियम ने समाप्त कर दिया। और क्या किया, आगे बोला है कि बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो, यानी कि उसे गवर्नर के रूप में ही नियुक्त किया गया हो। अगला, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले 1793 के चार्टर अधिनियम ने ही बताया, 1793 के चार्टर अधिनियम ने बताया कि काउंसिल को या कंपनी के कर्मचारियों को वेतन कहाँ से मिलेगा, भारत के राजस्व से, भारतीय राजस्व से। तो ये तो था आज की स्टडी के अंतर्गत हमने 1773 के अधिनियम, 1781 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली है। 1773 को ही रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है और 1781 को इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया है। जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। हालांकि 1793 के चार्टर के बाद जो भी अधिनियम आएंगे हम उनको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।